अगर आप ओटीटी में लैंग्वेज वन में हिंदी लेते हैं तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कि मातृभाषा के रूप में हिंदी शिक्षण का लक्ष्य क्या है या फिर उद्देश्य क्या है। तो पहले जानेंगे कि भाषा क्या है। भाषा वो साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में अगर देखें तो भाषा क्या है, जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप से यानी कि लिखकर या फिर बोलकर दूसरों को समझा सकते हैं और दूसरों के भावों को समझ सकते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा शिक्षण में मातृभाषा का क्या महत्व होता है। शिक्षा का लक्ष्य क्या होता है कि विद्यार्थी के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना, ठीक है। और इसी सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए क्या आवश्यक है कि शिक्षक एवं छात्र दोनों एक दूसरे की बातें समझ सकें तथा अपनी बातें दूसरों को समझा सकें, ठीक है। और यह तभी संभव हो सकता है कब, जब बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जाए। तो ये होता है मातृभाषा का महत्व। उसके बाद हम देखते हैं मातृभाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के लक्ष्य व उद्देश्य, ठीक है। पहले होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या है देखते हैं कि ज्ञानात्मक उद्देश्य का तात्पर्य बालक को भाषाई तत्वों का ज्ञान प्रदान करना है, ठीक है। भाषाई तत्व क्या क्या है उसका अगर हम ज्ञान प्रदान करते हैं तो उससे क्या कहेंगे, ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य के रूप में क्या क्या हम देखेंगे कि बालकों को भाषा का ज्ञान प्रदान करना, ठीक है। ये होता है मातृभाषा के रूप में हिंदी शिक्षण का जो लक्ष्य वो उद्देश्य पढ़ रहे हैं उसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत पहला उद्देश्य क्या है कि बालकों को भाषा का ज्ञान प्रदान करना, ठीक है। फिर होता है शब्दों का अर्थबोध, अर्थात मुख्य अर्थ क्या है, लक्ष्य अर्थ क्या है, व्यंग्य अर्थ क्या है, सामाजिक एवं व्याकरणिक अर्थ क्या है, इससे परिचित कराना, ठीक है। कोई ऐसा शब्द है जिसका जो रियल अर्थ जो होता है, ठीक है, वास्तविक अर्थ जो होता है उसे हम मुख्य अर्थ कहेंगे। उसके बाद लक्ष्य अर्थ क्या होगा कि हो सकता है कि किसी कविता में कोई ऐसा शब्द है जिसका मीनिंग कुछ अलग है, ठीक है, वास्तव में उसका मीनिंग कुछ अलग है, लेकिन कविता में ऐसे तुकांत लाइन बनाने के लिए या फिर कोई अलग भाव से समझाने के लिए कुछ कुछ शब्द हम यूज करते हैं, तो उसका लक्ष्य अर्थ कुछ अलग ही होता है, ठीक है। और व्यंग्य अर्थ भी कुछ होता है, ठीक है। और सामाजिक अर्थ क्या होता है, व्याकरणिक अर्थ क्या होता है, इन सब से परिचित कराना होता है। फिर है वाक्य के घटकों तथा वाक्य विस्तार का ज्ञान देना, भाषा के विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना, हिंदी भाषा के रचनात्मक कार्यों का ज्ञान एवं मूल्यांकन करना, भाषा के साहित्य के विविध रूपों की जानकारी देना, साहित्य की विभिन्न विधाओं, ठीक है, गद्य पद्य हो गया, व्याकरण हो गया, ठीक है, यथा कहानी, कविता, निबंध, ठीक है। गद्य विधा में हम क्या देखेंगे, कहानी देखेंगे, कवि और निबंध देखेंगे, संस्मरण देखेंगे। पद्य विधा में हम देखेंगे, कविता देखेंगे, यात्रा वृत्तांत, उपन्यास, एकांकी, नाटक आदि का ज्ञान प्राप्त करना, ये सब आ जाएगा ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत। हिंदी साहित्य के इतिहास की रूपरेखा का ज्ञान प्राप्त करना, भाषा और साहित्य का मौखिक एवं लिखित ज्ञान प्राप्त करना, मौखिक रूप से ज्ञानार्जन के अंतर्गत सस्वर वाचन, व्याख्यान, भाषण, काव्य पाठ, वाद विवाद, आशु भाषण, ठीक है। आशु भाषण क्या है कि कोई भी आप टॉपिक देते हैं, अगर बच्चा मतलब आप अचानक से कोई भी टॉपिक देते हो और वो उसके ऊपर उस टॉपिक के बारे में वो बोलना शुरू करता है, ठीक है, तुरंत ही बोलना शुरू करता है, उसे क्या कहेंगे, आशु भाषण। इसमें तैयारी करने के लिए वक्त नहीं मिलता है, आप टॉपिक दो और वो बोलना शुरू करें। फिर होता है साक्षात्कार, वार्तालाप, पहेलियाँ, अंत्याक्षरी, प्रश्नोत्तरी, ये सारे उल्लेखनीय हैं, तो इन सब का ज्ञान देना है। लिखित ज्ञान के अंतर्गत कहानी लेखन, कविता लेखन, पत्र लेखन, आत्मकथा, संवाद लेखन, जीवनी लेखन, उपन्यास लेखन आदि इनका भी ज्ञान देना है, ठीक है।
तो हम हिंदी शिक्षण में सबसे पहला जो उद्देश्य हम देखते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत हमें ज़्यादातर भाषा के बारे में ज्ञान देना है, भाषाई तत्वों के बारे में ज्ञान देना है, भाषा के घटकों के बारे में ज्ञान देना है बच्चे को, ठीक है। व्याकरण के बारे में ज्ञान देना है, वाक्य विस्तार का ज्ञान देना है, और साहित्य की जो विभिन्न विधाएँ हैं, ठीक है, उनके बारे में ज्ञान देना है। हिंदी साहित्य का इतिहास उसे समझाना है, और भाषा का साहित्य का जो मौखिक और लिखित रूप है, इन दोनों का ज्ञान देना है, ठीक है। मौखिक रूप में जो सारे आते हैं कि व्याख्यान हो गया, काव्य पाठ हो गया, इन सारे इनके बारे में बताना है। और लिखित ज्ञान के अंतर्गत क्या आता है कि कहानी लेखन, कविता लेखन, तो इन सब के बारे में बताना है। भाषा के बारे में उसे पूरी तरह से जानकारी देना है ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत। फिर आता है कौशलात्मक उद्देश्य। तो इसके अंतर्गत क्या उद्देश्य होता है हिंदी भाषा शिक्षण का। पहले देखते हैं कौशलात्मक उद्देश्य होता क्या है। कौशलात्मक उद्देश्य का तात्पर्य होता है कि भाषिक तत्वों की प्रायोगिक कुशलता से है, ठीक है। मतलब बच्चा भाषा सीखता है तो कैसे वो उस भाषा को प्रयोग करता है, ठीक है। उसका जो कौशल देखना है, किस कौशल से वो भाषा को प्रयोग करता है। अर्थात भाषिक तत्वों को कुशलतापूर्वक प्रयोग कराने की क्षमता का विकास ही कौशल है। भाषा के 4 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। क्या क्या? पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना। इसको क्रम से बोलें तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। सुबो पली होता है। आते हैं और भाषा पर पकड़ और विकास हेतु इन कौशलों का विकास आवश्यक है। कौशलात्मक उद्देश्य का संबंध बालक को उच्चारण क्षमता, वर्तनी की शुद्धता, व्याकरणिक दक्षता आदि का परिमार्जन कराना है। तो कौशलात्मक उद्देश्य में हमें यही देखना है बच्चे में कि वो कितनी कुशलता से भाषा का प्रयोग करता है। और जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि उसका उच्चारण क्षमता, ठीक है, उच्चारण वो कैसे करता है, कितनी निपुणता से वो सही उच्चारण कर पाता है हिंदी भाषा का। वर्तनी की शुद्धता कितनी है, कितनी शुद्धता से वो वर्तनी को लिख पाता है। व्याकरणिक दक्षता कितना है, ये सारा देखना है। और अगर कमी है तो परिमार्जन भी करना है, ठीक है। तो कौशलात्मक उद्देश्य के अंतर्गत हम क्या क्या देखेंगे, क्या क्या उद्देश्य होता है हिंदी भाषा शिक्षण के। सस्वर पाठ द्वारा वाचिक एवं अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, ठीक है, ये होता है। सस्वर पाठ हम सिखाते हैं और सस्वर पाठ द्वारा हम कौन सी क्षमता का विकास चाहते हैं, वाचिक एवं अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, ठीक है। दूसरों की बातों को सुनकर अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकास करेंगे। लिखकर भावों एवं विचारों को प्रकट करने की क्षमता का विकास करना है। शुद्ध तथा सुस्पष्ट वाचन क्षमता का विकास करेंगे। गद्य पद्य अर्थात कहानी, कविता, नाटक आदि पढ़कर अर्थ ग्रहण क्षमता का विकास करना है। तो कौशलात्मक उद्देश्य में हम 4 बातों को देखते हैं कि पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, इन चारों से रिलेटेड हैं ये सारे उद्देश्य। जैसे कि सस्वर पाठ द्वारा यहाँ पर वो पढ़ता है, ठीक है, और बोलता भी है, तो वाचिक एवं अभिव्यक्ति क्षमता का विकास यहाँ पर कराना है। और दूसरों की बातों को सुनकर, यहाँ पर श्रवण कौशल की बात है कि दूसरों की बातों को सुनकर ग्रहण करने की क्षमता का विकास, ठीक है। उसके बाद लेखन कौशल की बात है, लेखन कौशल का विकास कि लिखकर भावों एवं विचारों को प्रकट करने की क्षमता का विकास करना है। फिर आता है वाचन, ठीक है, वाचन कौशल के बारे में कि शुद्ध तथा सुस्पष्ट वाचन क्षमता का विकास करना है। और उसके बाद है देखिए कि पढ़ना, ठीक है, गद्य पद्य अर्थात कहानी, कविता, नाटक आदि पढ़कर अर्थ ग्रहण क्षमता का विकास भी करना है कौशलात्मक उद्देश्य के तहत। उसके बाद आता है अभिरुचि परक या रसात्मक उद्देश्य, ठीक है। इस उद्देश्य का तात्पर्य क्या है कि भाषा शिक्षण द्वारा पढ़ी जाने वाली विषय वस्तु के प्रति छात्रों की रुचि और रुझान जागृत करना है। दूसरे शब्दों में अगर बोलें तो बालकों को भाषा शिक्षण के द्वारा विषय वस्तु की ओर प्रेरित किया जाना तथा जिज्ञासा उत्पन्न करना, ठीक है, ये होता है अभिरुचि परक या फिर रसात्मक उद्देश्य।
तो पाठ में से बच्चे को रस प्रदान करना है। ठीक है, ये है उद्देश्य। इसके अंदर क्या क्या उद्देश्य है देखिए, कि साहित्य के रसास्वादन करने की योग्यता का विकास। ठीक है, बालक कोई भी कविता पढ़ता है तो उसमें से वो रस का आस्वादन कर सके, भाव को ग्रहण कर सके, इसकी योग्यता का विकास करना है। साहित्य की समीक्षा एवं समालोचना करने की योग्यता का विकास करना है। ठीक है, कोई भी वो पुस्तक पढ़ता है, कोई भी कहानी कविता वगैरह पढ़ता है तो उसकी वो समीक्षा कर सके, समालोचना कर सके, इनकी योग्यता विकास करना है। इस प्रकार रसात्मक उद्देश्य का तात्पर्य छात्रों में साहित्य के प्रति रुचि पैदा कर उसमें रसात्मक अभिव्यक्ति का संचार करना है। इस रसात्मक अभिरुचि को क्रियाशील करने का कार्य विद्यालय में आयोजित विविध गतिविधियाँ यथा प्रार्थना सभा, बाल सभा, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं विभिन्न प्रतियोगिताएं करती हैं। बालकों के लिए आयोजित वाद विवाद, भाषण, काव्य पाठ आदि प्रतियोगिताएं तथा आकाशवाणी एवं दूरदर्शन द्वारा प्रसारित बाल केंद्रित कार्यक्रम को प्रायोजित कर इस उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये जो उद्देश्य था कि अभिरुचि परक या रसात्मक उद्देश्य, इसके अंतर्गत हिंदी शिक्षण का, हिंदी सिखाने का, हिंदी भाषा पढ़ाने का जो उद्देश्य है वो क्या है कि विषय के प्रति रुचि जागृत कराना है बच्चे का। ठीक है, और विषय पढ़कर विषय का जो रस है वो ग्रहण कर सके, उसके उस तरफ भी हमें ध्यान देना है। तो वो सारा चीज़ कैसे होगा, कैसे एक विषय के प्रति बच्चे का रुचि जागृत होगा, या फिर बच्चा जो है एक विषय से कैसे रस का आस्वादन कर सकता है, वो किन के माध्यम से हो सकता है, जो विद्यालय में विविध गतिविधियां आयोजित होती है उनके माध्यम से हो सकता है। तो उनका नाम भी याद रखिएगा, प्रार्थना सभा हो, बाल सभा हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, ठीक है, विभिन्न प्रतियोगिताएं हो, इनसे वो विषय में भी रुचि ले सकता है। वाद विवाद हो गया, भाषण हो गया, काव्य पाठ हो गया। तो अगर जितने सारे उसके बच्चे के पुस्तक में जितनी सारी कविताएं हैं उनका अगर आप एक प्रतियोगिता रख दें तो वो कविताओं के लिए उसके मन में रुचि जागृत होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम बच्चे के मन में विषय के प्रति रुचि जागृत कर सकते हैं हिंदी शिक्षण के माध्यम से, हिंदी भाषा के प्रति, हिंदी विषयों के प्रति, और जो भी वो विषय पढ़ता है बच्चा उसमें से वो रस ग्रहण कर सके, इसके प्रति भी हम ध्यान दे सकते हैं। उसके बाद होता है अर्थ ग्रहण परक उद्देश्य। ठीक है, तो नाम से ही देखिए यहाँ पर ये हो सकता है कि वो कोई सा भी विषय पढ़े, कोई सा भी प्रकरण पढ़े, उसमें से उसका वो सटीक अर्थ ग्रहण कर सके। तो इसके अंतर्गत क्या है कि अर्थ ग्रहण परक उद्देश्य का तात्पर्य छात्रों में सुनकर या पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकास है। या तो बच्चा क्या करेगा, सुनकर वो अर्थ ग्रहण करेगा या फिर पढ़कर अर्थ ग्रहण करेगा, और इस क्षमता का विकास करना है हिंदी शिक्षण का उद्देश्य। उदाहरणार्थ, बालक किसी भाषण को सुनता है, कोई दृश्य देखता है या फिर काव्य या नाटक को पढ़ता है, पढ़कर उसके निहितार्थ को, मतलब उसमें जो अर्थ निहित है उसको समझ सकता है तथा उसमें निहित मूल्यों और आदर्शों के अनुरूप लक्ष्य निर्धारण करता है। ठीक है, साथ ही विभिन्न पत्र पत्रिकाओं, समाचारों एवं समसामयिक घटनाओं से अवगत होकर तदनुरूप प्रतिक्रिया व्यक्त करने की योग्यता प्राप्त करता है। तो यहाँ पर अर्थ ग्रहण परक उद्देश्य में हमें ये देखने को मिला कि बच्चा जो किसी भी विषय को पढ़कर अर्थ को ग्रहण करता है, वो जो क्षमता है बच्चे में उसका हमें विकास करना है हिंदी शिक्षण के माध्यम से। ठीक है, और बच्चा जो है अर्थ ग्रहण करने के बाद प्रतिक्रिया भी व्यक्त कर सके, उस योग्यता का भी हमें ध्यान रखना है और विकास करना है। ठीक है, फिर आता है अभिवृत्ति परक एवं सृजनात्मक उद्देश्य। तो यहाँ पर कुछ सृजन से संबंधित कुछ बात है कि अभिवृत्ति परक उद्देश्य का तात्पर्य छात्रों में संवेदनशीलता एवं सहृदयता परम आवश्यक है, क्योंकि सहृदयता ही काव्य या गद्य के पात्रों के साथ तादात्म्य स्थापित करती है और रस या आनंद की प्राप्ति
होती है। काव्यानंद या साहित्यानंद ही भाषा का प्राण तत्व है, जो छात्रों में साहित्य के प्रति अभिरुचि को जागृत करता है। साथ ही प्रेम सहिष्णुता का विकास होता है। ये प्रवृत्तियाँ प्रेरक का कार्य करती हैं और छात्र महापुरुषों की जीवनी, शिक्षाप्रद रचनाएं, लेख, कहानियों को पढ़ने की ओर प्रवृत्त होता है। तो यहाँ पर देखिए, अभिवृत्ति परक एवं सृजनात्मक उद्देश्य में ये है कि हिंदी शिक्षण के माध्यम से हिंदी शिक्षण का जो लक्ष्य है वो क्या है कि हिंदी का वो कोई भी विषय पढ़ता है, ठीक है, वो कोई भी विषय पढ़ता है तो उसमें जो पात्र हैं, वो पात्रों के बारे में जो कुछ भी लिखा है वो उसको अनुभव कर सके, उसके अंदर वो भावना होनी चाहिए और उसी से ही वो क्या कर सकता है, सृजन कर सकता है, ठीक है, रचनात्मक कार्य कर सकता है। इन प्रवृत्तियों, ये जो प्रवृत्तियां हैं कि जो पात्र के बारे में लिखा है अगर वो खुद भी अनुभव कर पाता है तो ये सारा प्रेरक का कार्य करती हैं, ठीक है, विषय को बार बार पढ़ने के लिए, हिंदी विषय में रुचि लेने के लिए। और छात्र महापुरुषों की जीवनी, शिक्षाप्रद रचनाएं, लेख, कहानियों को पढ़ने की ओर प्रवृत्त होता है। तो हमें ध्यान देना है कि हम हिंदी का शिक्षण ऐसा करें कि बच्चा जो है हिंदी पढ़ने में रुचि ले, ठीक है, हिंदी विषयों को पढ़ने में रुचि ले और हिंदी पढ़ने की ओर प्रवृत्त हो सके। छात्रों में अभिवृत्तिपरक संवेदनशीलता उनकी सृजनात्मक क्षमता के उद्वेलन का कारण बनती है। तो जैसे जैसे बच्चा जो है पात्र को अनुभव कर पाएगा, ठीक है, पात्र के जगह वो खुद को रखकर देख पाएगा, वैसे वैसे क्या होगा कि उसकी जो सृजनात्मक क्षमता है, कुछ नया बनाने का, कुछ नया रचना करने की जो क्षमता है वो उद्वेलन होगा, ठीक है, वो क्षमता जो है उस क्षमता का विकास होगा। पढ़े हुए चरित्रों या देखी सुनी घटनाओं से प्रेरित होकर छात्रों में सृजनात्मक क्षमता की अभिवृद्धि होती है। इस प्रकार मननशील चिंतन प्रवृत्ति एक सर्जक के रूप में परिवर्तित होती है, ठीक है, और इस मननशील चिंतन प्रवृत्ति जो है इसका विकास करना हिंदी शिक्षण का उद्देश्य है। प्रेम और सहिष्णुता, सहृदयता जैसे गुणों के द्वारा बालक का चरित्र निर्माण होता है और उसका व्यक्तित्व बहुमुखी आयाम प्राप्त करता है। इस प्रकार मातृभाषा के रूप में हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य बहुआयामी है, ठीक है, बहुत प्रकार के हैं। भाषा एवं साहित्य के संपूर्ण विषय वस्तु यथा भाषाई व्याकरण एवं उसके प्रयोग और विशेषताओं के ज्ञान के साथ साथ साहित्य का सम्यक ज्ञान प्राप्त करना, उत्कृष्ट साहित्य का अध्ययन तथा सृजन जैसे बृहत उद्देश्यों को केंद्र में रखकर हिंदी भाषा का मातृभाषा शिक्षण के रूप में शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण अपेक्षित है। तो मातृभाषा के रूप में हिंदी भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य है, ठीक है, क्योंकि हम मातृभाषा के तरह ही पढ़ाएंगे हिंदी को, तो हमें उद्देश्य क्या क्या होना है कि पहले तो हमें हिंदी भाषा का ज्ञान देना है, ठीक है, हिंदी भाषा क्या है, उसका जो व्याकरण है व्याकरण के बारे में ज्ञान देना है, उसका प्रयोग कैसे करना है उसका ज्ञान देना है, ठीक है। ज्ञान देने के बाद हम देखेंगे कि बच्चा उसका प्रयोग कैसे करता है, कितनी कुशलता से वो प्रयोग करता है। फिर हम देखते हैं कि हिंदी भाषा पढ़ने के माध्यम से या फिर हिंदी विषयों को पढ़ने के माध्यम से जो है बच्चे की जो रुचि है हिंदी भाषा के प्रति, उसका विकास कैसे होगा, उस पर हमें ध्यान देना है। ये उद्देश्य रहता है कि हिंदी भाषा के प्रति उसका रुचि जागृत करना, ठीक है। उसके बाद रुचि जब जागृत हो जाएगा तो बच्चा पढ़ना धीरे धीरे शुरू करेगा हिंदी भाषा को, उसमें ज़्यादा रुचि लेगा, तो उसमें से फिर वो खुद को कैसे अनुभव करके, पात्रों के जगह पर खुद को अनुभव करके वो कैसे नया कुछ रचना कर सकता है, उस पर भी हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम हिंदी शिक्षण के उद्देश्य के रूप में हम देख सकते हैं। और एक बार हम देख लेते हैं उद्देश्यों का जो नाम है। पहले है ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसके तहत हम हिंदी भाषा के बारे में, हिंदी व्याकरण के बारे में, हिंदी के विधाओं के बारे में और हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में हम बच्चे को ज्ञान देते हैं, ठीक है।
उसके बाद हो गया कौशलात्मक उद्देश्य कि बच्चा कितनी कुशलता से हम जो भी उसको ज्ञान दिए हैं उसका प्रयोग करता है, वो देखना है हिंदी शिक्षण के माध्यम से। फिर होता है अभिरुचि परक या रसात्मक उद्देश्य, बच्चा जो है हिंदी भाषा के प्रति कैसे रुचि लेगा और कैसे हिंदी विषय को पढ़कर उसका रस ग्रहण कर सकेगा, उसके भाव को ग्रहण कर सकेगा, इसका विकास करना है, इसके प्रति ध्यान देना है। उसके बाद है अर्थ ग्रहण परक उद्देश्य, बच्चा हिंदी भाषा को सुनता है, हिंदी भाषा को पढ़ता है और उसके माध्यम से कैसे वो सही अर्थ को ग्रहण करता है, इस क्षमता का हमें विकास करना है। उसके बाद है अभिवृत्ति परक एवं सर्जनात्मक उद्देश्य, एक हैबिट बनाना है, ठीक है। हिंदी को बच्चा पढ़े इसलिए उसके लिए एक हैबिट बनवाना है और हिंदी भाषा को पढ़ते हुए उसमें रुचि लेते हुए बच्चा कैसे खुद कुछ नया निर्माण कर सकता है, कुछ नया रचना कर सकता है, इसके प्रति भी हमें ध्यान देना है। तो ये सारे होते हैं मातृभाषा के रूप में हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य।